इन दोस्तों फोकस स्टडी में तभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक सेट लगाने वाले हैं झारखंड के लिए, और वो सेट आपके एग्जाम में आया हुआ है। इतना अच्छा लेवल है, इतना प्यारा प्यारा सवाल सेट किया गया है उसमें कि क्या बताएं आपको। अभी जब आपको सवाल दिखाएंगे तो भाई लगेगा कि हाँ, सवाल का लेवल बहुत अच्छा है। अगर इस लेवल को मैच करना है ना, तो आपको एक बार अच्छे से मैथ्स को लगाना होगा, एक बार तरीके से पढ़ना होगा, एक बार बेसिक से जाना होगा। और भाई दोस्त, जो लोगों ने 299 का कोर्स खरीदा था, 299 का जिन लोगों ने कोर्स खरीदा था, और ये प्राइस अभी बढ़ के हो गया है 399, तो भाई जिन लोगों ने कोर्स लिया है और अभी जो लोग पढ़ रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ना सवाल को सबसे पहले बनाइएगा, और पहले आप वीडियो को पॉज करिए। जैसे आपके सामने सवाल आएगा, वीडियो में पॉज लगाइए और फिर सवाल को तोड़िए खटाखट। एडवांस वाला जितना सवाल आएगा, हर एक सवाल को आपको तोड़ना होगा। एडवांस तो आपका कंप्लीट हो गया है, अभी हम लोग अर्थमेटिक में घुस रहे हैं, तो अर्थमेटिक का भी 1-2 चैप्टर हो गया है, पर वो वीडियो आपको धीरे धीरे मिलेगा। तो भाई तुम लोग सबसे पहले लगाओगे और देखो कि क्या जो चीज़ आपको कोर्स में दिया गया है वो आपके एग्ज़ाम से मैच करता है कि नहीं करता है। तो इससे आपको मालूम चल जाएगा कि ये कोर्स आपके लिए कितना यूज़फुल है। देखो, कोई भी कोर्स हो, उसको नापने का तरीका यही है कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आया है वो आपसे बनना चाहिए, वो कंसेप्ट आपको उसमें पढ़ाया जाना चाहिए, तभी तो फ़ायदा होगा ना मेरे दोस्त। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आपके बिना टेलीग्राम सुना है, आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी कोई भी इंक्वायरी अगर आपको लेना हो तो नीचे आपका नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और अभिषेक सर का बहुत जल्दी साइंस का बेहतरीन क्लास आने वाला है, ऐप पे आएगा। साइंस का बहुत जल्दी बेहतरीन क्लास आने वाला है। वैसे तो अभिषेक सर आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रखे हैं, मतलब उसका जवाब ही नहीं है। मतलब गजब का, साइंस का हो, चाहे वो झारखंड का हो, किसी भी पेपर का हो, वो उन्होंने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, और अभी वो अपना सारा टाइम कंटेंट में दे रहे हैं। और उनका बेहतरीन लाजवाब प्यारा सा कंटेंट बहुत जल्दी आपके सामने होगा। जैसे आपके सामने आया मैथ वाला कोर्स, तो बहुत जल्दी होगा, आप देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो भाई आज का जो पेपर है, सबसे पहले भाई सब लोग लगाना। देखो मेरा बात ध्यान से सुनो, सब लोग लगाना मेरे भाई। प्यारा प्यारा सवाल है, सवाल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सवाल चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो, समय के अंदर अगर आप सवाल को लगा लेते हैं तो ही भाई फ़ायदा है। नहीं तो अगर आप क्वेश्चंस में टाइम ले रहे हैं तो आपको फिर अपने ऊपर सोचने की आवश्यकता है एक बार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। और सवाल हमारा कहता है, ऐसा सवाल आए और आप ना बनाएं तो फिर मेरा कोर्स लेना बेकार है। एकदम ईमानदारी से बता रहे भाई, ऐसे ही नहीं, आपको सिर्फ एडवांस मैथ में आपको करीबन 81+ वीडियो आपको हम दिए हैं। एडवांस मैथ में 81 वीडियो, हर एक कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया है, हर एक कंसेप्ट को क्वेश्चन के साथ। देखिए तो भाई कोर्स वाला लोग सबसे पहले देखो, पहला सवाल कहता है कि इफ tan थीटा इक्वल टू a/b देन a sec थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sec थीटा प्लस b कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, a sec थीटा माइनस b कोसेक थीटा अपॉन a sec थीटा प्लस b कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। ऐसा कम से कम 10 सवाल तो आपको बताए हैं, इस टाइप का ध्यान दीजिए। और हाँ, कौन से एग्जाम में आया हुआ है तो आप मिला लीजिएगा, झारखंड दरोगा में, झारखंड एसआई के एग्जाम में ये सारा का सारा सवाल आपका आया हुआ है। एकदम मज़ेदार सवाल है। तो भाई देखिए, tan थीटा का वैल्यू दे दिया है a/b, और पूछा है कि a sec थीटा माइनस b कोसेक थीटा अपॉन a sec थीटा प्लस b कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। पहले वीडियो को पॉज मारो और उसके बाद सवाल को लगाओ कि आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। उसके बाद हमसे आंसर मैच कर लेना, ठीक है। इसलिए पहले पॉज करके लगाना सवाल को। भाई देखो, मैंने आपको क्या बताया है कि जो tan थीटा है,
वो किसका रेशियो बताता है, तो आप कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताता है। और ये रेशियो आपका क्या दिया हुआ है, बोला है ये जो रेशियो है हमारा वो A/B दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर A है तो बेस हमारा B है। तो आप फटाक से क्या बोलेंगे सर, जो हाइपोटेनस होगा वो √A² + B² होगा, ये आप कह देंगे। ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है, A sec थीटा माइनस B cosec थीटा। तो जी sec थीटा किसका रेशियो बताता है, तो आप कहेंगे सर sec थीटा हाइपोटेनस और बेस का रेशियो बताता है, और cosec थीटा जो है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो बताता है। क्योंकि मैंने आपको इसी तरीके से बताया कि आपको डायरेक्टली याद रखना है कि साइन किसका रेशियो बताता है, कोस किसका रेशियो बताता है, टेन किसका रेशियो बताता है। तो अगर इस तरीके से आप चीज़ों को नहीं समझे रहेंगे तो एग्जाम में ऐसे सवाल में आप टाइम दे देंगे। ठीक है। देखिए तो क्या बोला है, A sec थीटा, A इंटू सेक किसका रेशियो बताता है, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो बताता है। तो हाइपोटेनस क्या है, √A² + B² अपॉन बेस हमारा क्या है B, माइनस B cosec थीटा, कोसेक किसका रेशियो बताता है, हाइपोटेनस जो कि है √A² + B² अपॉन P मतलब परपेंडिकुलर जो कि है A। ध्यान दीजिए आपको समझना होगा ये चीज़ कि ऊपर नीचे आइडेंटिटी सेम है, बस साइन चेंज है प्लस माइनस। तो सिर्फ आपको ये चीज़ करना है मेरे दोस्त, ये चीज़ आपको करना है कि ऊपर नीचे तो हमारा सेम होगा A² + B² अपॉन B, सिर्फ यहाँ माइनस की जगह यहाँ पे क्या है प्लस है, तो B इंटू यहाँ भी हो जाएगा √A² + B² अपॉन A। अब क्या आपको एग्जाम में इतना लिखने के लिए मैंने आपको कभी नहीं बताया, आप समझिए ध्यान से। ऊपर क्या है, ऊपर √A² + B², √A² + B², नीचे भी देखिए √A² + B², मतलब ऊपर से भी √A² + B² कॉमन आएगा और नीचे से भी √A² + B² कॉमन आएगा, और ये ऊपर नीचे क्या होगा, कट जाएगा, मतलब ये पोर्शन क्या हो जाएगा, कट आ जाएगा। क्या बचेगा, देखिए A/B माइनस B/A, A/B + B/A, तो A/B माइनस B/A क्या हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे सर A² माइनस B² अपॉन क्या होगा BA, अपॉन सेम चीज़ A² + B² अपॉन BA, यही होगा। अब आप यहाँ पे देखिए BA से BA हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा A² माइनस B² अपॉन A² + B², मतलब इसका आंसर आया A² माइनस B² अपॉन B² + A², इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। एकदम मज़ेदार सवाल था। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि सर P हमारा A है, B हमारा B है, तो H कहाँ से लाए, तो भैया ये हमारा कर्ण है, हाइपोटेनस है, और H जो है पाइथागोरस थ्योरम से आया। किससे आया, पाइथागोरस थ्योरम से, √A² + B²। ये चीज़ ना आपको डायरेक्ट एग्जाम में लिखना होगा, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को लगाने लगेंगे। और ये जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन को देख के आपको कैलकुलेशन करना होगा, ऐसा नहीं कि ऊपर अलग कैलकुलेशन नीचे अलग टाइम दिए, नहीं। आप देखिए, आप सीखिए, आप समझिए कि भाई आइडेंटिटी तो सेम है, A sec और B cosec, A sec और B cosec, फर्क क्या है, ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है, मतलब कैलकुलेशन सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। और आपको कटम कुटाइट कायदे से करना होगा मेरे दोस्त। अब देखें यहाँ से √A² + B², यहाँ से क्या आएगा, कॉमन आएगा, और नीचे से भी आएगा कॉमन, तो ऊपर नीचे √A² + B² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एकदम मज़ेदार सवाल है भाई। मतलब देखो, जिस लेवल का नौकरी लोगे मेरे दोस्त, तो उस लेवल का सवाल भी तो आपको आना चाहिए, उस लेवल क्या, उससे ऊपर लेवल का सवाल आपको आना चाहिए, ठीक है। इस सवाल को देखिए,
वॉल्यूम वाला चैप्टर से। किससे? वॉल्यूम वाला चैप्टर से। कहता है कि यदि एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो परिणाम 19 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो गोले की त्रिज्या, गोले की रेडियस कितनी है? सीधा फॉर्मूला से है। तो भैया गोला का जो वॉल्यूम है, स्फेयर का वॉल्यूम को डिवाइड बाय सरफेस एरिया से, स्फेयर का जो वॉल्यूम है उसको भाग देंगे स्फेयर के सरफेस एरिया से, तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 19 सेंटीमीटर। तो जो गोला है उसी को तो लिखना है मेरे दोस्त। देखो लिख दिए, गोला का वॉल्यूम क्या होता है? बोलेंगे सर 4/3 πr3, और इसका सरफेस एरिया क्या होता है? तो 4πr²। डिवाइड करने से रिजल्ट क्या आता है? 19 सेंटीमीटर। अब देखिए कटम कुटाई कर दीजिए, पाई से पाई हमारा उड़ गया, r³ को r² से भागा देंगे तो r बचेगा। देखिए क्या बचा आपका, देखो भाई क्या बचा बचा आपका 4/3/4, 4/3/4। अब देखो मेरे दोस्त, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 4×3=12। क्या हो जाएगा ये? 4×3=12, और 4 से काटेंगे तो ये 4 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1/3r बराबर 19 सेंटीमीटर, और r बराबर 19×3=57 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा हमारा? इसका रेडियस आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 57 सेंटीमीटर। गोला का रेडियस क्या होगा? 57 सेंटीमीटर। कुछ नहीं था, सीधा फॉर्मूला से खेलना था इसमें, और कुछ तो आपसे पूछा ही नहीं है। ठीक है, इस सवाल पे आते हैं। ठीक है, इस सवाल पे आते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए ध्यान से। कहता है ध्यान से देखिएगा, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी मैंने आपको डिटेल बताया है ज्योमेट्री में। तो ये सवाल आपका कॉन्ग्रुएंसी से है, सर्वांगसमता से है। कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये कंडीशन, सीधा कंडीशन आपसे पूछ दिया है, और मैंने ये चीज़ आपको लिखवा के डायरेक्टली बताया है। कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो इसे कौन सी शर्त कहते हैं? डायरेक्ट कंडीशन आपसे पूछ दिया है कि इसका नाम क्या है। देखिए तो इसको क्या बोलते हैं? एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, तो साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा कहते हैं। तो इस शर्त को क्या बोलते हैं? भुजा कोण भुजा शर्त कहते हैं, या अंग्रेजी में साइड एंगल साइड शर्त कहते हैं। कंडीशन इसको थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है दोस्त, समझ लीजिए। तो जी दो हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है ABC, और दूसरा हमारा ट्रायंगल है DE और F। ठीक है, अब कहता है कि इस त्रिभुज का दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर है, तो ये BA बराबर है ED का, और ये एंगल B बराबर है एंगल E का, और BC बराबर है EF का। देखिए दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? साइड एंगल साइड, हिंदी में भुजा कोण भुजा शर्त कहते हैं, या साइड एंगल साइड कंडीशन। यही आपसे पूछा है, तो इसको क्या कहते हैं? साइड एंगल साइड कंडीशन। तो ये कितना प्यारा सवाल आपसे पूछ लिया है एग्जाम में। तो एकदम बेसिक सवाल है, बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। हल्के में मत लेना मेरे भाई, एक एक चीज़ को हम हाथ से लिख के आपको बता रहे हैं। ठीक है, हर बार हाथ से लिखना आसान नहीं होता है इस डिजिटल बोर्ड के ज़माने में। ठीक है, तो हाथ कितना दुखता है ये मुझे मालूम है। ठीक है, देखो 3 सवाल। पहला सवाल देखो, कितना अच्छा सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है झारखंड दरोगा में। देखो और समझो और ट्रेंड को एनालाइज करो।
ठीक है, कि इस तरीका का सवाल आएगा तो हम कैसे तोड़ेंगे जल्दी से जल्दी। हालांकि हम जब आपको अभी हम लोग अर्थमेटिक में घुसे ही हैं, इन सब चैप्टर को एकदम तरीका से निपटाएंगे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एकदम कायदे से निपटाएंगे, पाइप एंड सिस्टम, हर बार सवाल आता है। और ये सब ना एकदम ब्लॉकबस्टर चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? ब्लॉकबस्टर, एकदम सुपर डुपर हिट जो मूवी होता है ना, बाहुबली टाइप से ब्लॉकबस्टर मूवी है ये सब, ठीक है। देखो भाई, कहता है कि तीन नलियां ए, बी और सी क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि ए हमेशा खुला रहता है तथा बी और सी एक एक घंटे बारी बारी से खुलते हैं तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी? समझ में आया सवाल? ठीक है। अब समझिए, कहता है कि ए और बी जो है, ए लेता है टंकी को भरने में अकेले 12 घंटा, बी लेता है 15 घंटा और सी लेता है 20 घंटा। कहता है कि ए ना शुरू से लेके लास्ट तक खुला रहता है, मतलब ए पूरा समय काम करता है। कहने का मतलब है कि ए तब तक काम करता है जब तक टंकी पूरी की पूरी भर ना दे। और बी और सी जो है ना, एक एक घंटा खुलता है, मतलब 1 घंटा बी, अगला घंटा सी, फिर बी, फिर सी, फिर बी, फिर सी, और ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक टंकी आपका भर ना जाए। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि पहला घंटा जो काम करेगा वो ए और बी मिलके, दूसरा घंटा जो काम करेगा वो ए और सी मिलके, फिर तीसरा घंटा ए और बी, फिर चौथा घंटा ए और सी। तो देखिए, ये काम करने का पैटर्न है इनका। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आप सवाल पढ़िए तो सवाल को समझिए, इसी को कहते हैं सवाल को समझना। अब आप पैटर्न को समझ गए, बस अब आपको सवाल को सोल्व करके आंसर फटाक से बता देना है। देखिए, कहता है कि जी 3 नल है, ध्यान दीजिए, 3 नल है ए, बी और सी। ए लेता है 12 घंटा, बी लेता है 15 घंटा, सी लेता है 20 घंटा। तो 12, 15, 20 का एलसीएम बोलेंगे 60 सर। 60 हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क होता है। अब टोटल वर्क हमारा कितना है? 60 है। तो ए जो है 12 घंटा में 60 काम करता है तो हर घंटा 5 काम। बी जो है 15 घंटा में 60 काम करता है तो हर घंटा 15 चौके 60, 4 काम। सी जो है 20 घंटा में 60 काम करता है तो हर घंटा 20 तिहाई 60, 3 काम। अब देखिए कैसे पैटर्न चलता है। पहला घंटा ए जो है शुरू से स्टार्ट होगा और वो आखिरी तक चालू रहेगा। अब इस बीच होता क्या है कि पहला घंटा ए के साथ बी आएगा, फिर अगला घंटा ए के साथ सी आएगा, फिर ए के साथ बी आएगा और फिर ए के साथ सी आ जाएगा। मतलब ए का साथ देने के लिए एक बार बी आता है 1 घंटा के लिए और एक बार सी आता है 1 घंटा के लिए। इसका मतलब पहला घंटा जो काम होगा उसमें से पहला घंटा में काम आपका करेगा ए और बी मिलके। तो ए और बी अगर 1 घंटा तक काम करेगा तो देखिए ए 1 घंटा में करेगा 5 काम और बी करेगा 4 काम, मतलब 1 घंटा में कितना काम होगा? 9 काम होगा। अगला 1 घंटा जो है इसमें आ जाएगा ए के साथ सी आ जाएगा। तो कितना काम होगा? देखिए, ए करता है 5 काम और सी करता है 3 काम, मतलब अगला घंटा में कितना काम होगा? 8 काम होगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि 2 आवर्स में कितना काम हो गया? 9 और 8 17 काम हो गया। 9 और 8 17 काम हो गया। इसका मतलब ये है कि हर 2 घंटा में 17 काम, हर 2 घंटा में 17 काम, हर 2 घंटा में 17 काम, और ये तब तक होगा जब तक आपका टंकी भर नहीं जाएगा। तो क्या हम हर 2 घंटा को ऐसे जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। आप ना 17 का मल्टीपल ढूंढिए जो या तो एग्जैक्ट 60 हो जाए या 60 से पहले रहे, 60 के बाद नहीं, क्योंकि टोटल काम हमारा कितना? 60 है। तो क्या 17 के टेबल में 60 आता है? नहीं आता है। 60 से पहले क्या आता है? 17 तिहाई 51। तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करिए और 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करिए। इसका मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? इसका मतलब हो गया कि 3 दूना 6 घंटा में
6 घंटा में आपका 51 काम हो गया। 6 घंटा में 51 काम हो गया। अब 7वां घंटा काम में कौन आएगा? तो जी सबसे शुरुआत में कौन था? ए और बी। और अगला 1 घंटा तक काम करेगा कौन? ए और बी। 51 काम हो गया, 60 में कितना काम बच गया? 9 काम। और देखिए ए और बी मिल के 1 घंटा में कितना काम? 9 काम कर देता है। मतलब ये 60 काम हो जाएगा 1 घंटा, मतलब 7 घंटा में क्या हो जाएगा? 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब टंकी को भरने में 7 आवर 7 घंटा लगेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 7 घंटा। 7 घंटा में टंकी क्या होगा? भर जाएगा। एकदम मस्त, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, एकदम जीरो कैलकुलेशन है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस चीज़ों को जोड़ना था आपको। बात समझ में आया? अगले सवाल पे आते हैं। कहता है कि अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/5वां हिस्सा बस द्वारा, 1/3 हिस्सा रेलगाड़ी द्वारा और शेष 4 किलोमीटर की दूरी पैदल पूरी करता है। तो कुल यात्रा की दूरी कितने किलोमीटर है? देखिए वो जितना यात्रा किया उसमें से 2/5 हिस्सा जर्नी का 2/5 हिस्सा बस से गया। कहता है कि 1/3 हिस्सा रेलगाड़ी से गया और जो शेष का 4 किलोमीटर बचा वो पैदल नाप दिया। तो कहता है कि कुल दूरी कितना किलोमीटर तय किया। तो देखिए ऐसा सवाल को आप ऐसे तोड़िए। देखिए पहला बार में किया वो 2/5 हिस्सा और दूसरा बार में किया वो 1/3 हिस्सा। ठीक है, और लास्ट में मेरा बच गया 4 किलोमीटर। यही हमारा टोटल जर्नी है। तो आप इसको ऐसे करिए मेरे भाई कि 5 और 3 का एलसीएम कितना? 15। 5 और 3 का एलसीएम कितना है? 15। तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस हमारा क्या था? 15। टोटल डिस्टेंस क्या था हमारा? 15। अब सब में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें नहीं, इसमें फ्रैक्शन में। तो 2/15 में 2/5 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 1/3 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 5। टोटल डिस्टेंस कितना हमारा? 15 है। तो पहला बार चला 6 और दूसरा बार चला 5। तो 6 और 5 11 चल गया, कितना बचा? 4 चला। ये हमारा क्या है? दूरी का अनुपात है। और इसी 4 का वैल्यू 4 किलोमीटर है। इसी 4 का वैल्यू 4 किलोमीटर है। अगर 4 का वैल्यू 4 किलोमीटर है तो 1 का वैल्यू 1 किलोमीटर है, मतलब 15 का वैल्यू 15 किलोमीटर है। तो भैया टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? 15 किलोमीटर। तो इस सवाल का आंसर कितना आया मेरे दोस्त? आप लिख लीजिए 15 किलोमीटर। ऐसे आपको तोड़ना आना चाहिए, इस तरीक़ा से। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल देखिए, बोर्ड का तीसरा। वैसे ये 6ठा नंबर सवाल हो जाएगा ना, क्योंकि 3-3 सवाल का स्लाइड दे रहे हैं आपको, तो ये 6ठा सवाल है। ध्यान से देखिए, कहता है कि ए और बी एक साथ में किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है। ए और बी कितना लेता है? 36 दिन। जबकि बी और सी मिलकर 60 दिन लेता है। बी और सी मिलके 60 दिन लेता है तथा ए और सी मिलके 45 दिनों में पूर्ण करते हैं। तो ए अकेला कितना समय लेगा? टाइम इनवर्स का बहुत कॉमन सवाल है और ये बहुत बेसिक सवाल है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सवाल है। ध्यान दीजिए, इसमें आपको एक छोटा सा कंसेप्ट को ध्यान रखना होता है, क्योंकि उससे आपका मिस्टेक नहीं होगा। और अगर आपको वो कंसेप्ट ध्यान में नहीं है तो आप सवाल में मिस्टेक कर सकते हैं। कौन सा कंसेप्ट? देखिए, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको बना लेते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु। ये ए प्लस बी हमारा लेता है 36 दिन और बी प्लस सी लेता है आपका 60 दिन और सी प्लस ए लेता है आपका 45 दिन। तो 36, 60 और 45 का एलसीएम कितना बोलिएगा सर? 180। 36, 60 और 45 का एलसीएम कितना? 180। देखिए टाइम एंड वर्क में
आपको हमेशा एलसीएम निकालना आना चाहिए, एलसीएम पे आपका कमांड होना चाहिए। अगर आप 36-60 एलसीएम निकालने में समय दे देंगे तो फिर आपको समस्या लग जाएगा। अगर आप बड़ा बड़ा डिजिट का एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं तो उसका तरीका हम आपको अभी बता देते हैं। जैसे कि हमें 36, 60 और 45 का एलसीएम निकालना है, तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इनको कोई कॉमन नंबर से भागा दे दीजिए। आप देख रहे हैं कि सब 3 से भागा चल जाएगा, तो इस 3 को ऐसे घेर लीजिए। 36 में 3 से भागा देंगे 12, 60 में 3 से भागा देंगे 20 और 45 में 3 से भागा देंगे तो 15। अब आप 12, 20 और 15 का तो एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 12, 20 और 15 का एलसीएम कितना? 60 होगा। 12, 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। एलसीएम निकालना किसका है? 36, 60 और 45 का। तो 36, 60 और 45 को 3 से भागा दे के हम कितना लाए? 12, 20 और 15, और इसका एलसीएम कितना आया? 60 आया। इसका एलसीएम 60 आया। इनको 3 से भागा दिए हैं तो इनके एलसीएम को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना आ जाएगा? 180। तो 36, 60 और 45 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 180। तो आप इस तरीका से बड़ा बड़ा डिजिट का एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखिए ध्यान से। एक तो यहाँ आप समय दीजिएगा। देखिए हम आपको बता रहे हैं, आप कहाँ समय दीजिएगा ये मालूम है, मुझे मालूम है कि आप कहाँ पे समय देंगे, कहाँ पे आप फंसेंगे, कहाँ पे आपसे मिस्टेक होगा, ये बात मुझे भली भांति मालूम है। इसीलिए ठीक से समझा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से और वीडियो को शेयर करते चलिएगा। और कुछ भी आपको चाहिए तो आप एक बार कमेंट में लिखिए, और क्या आपको अच्छा लगता है उसको भी लिखिए, क्या इसमें सुधार होना चाहिए उसको भी लिखिए। और कोर्स का लिंक जो आपका 399 का है ना भाई, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, एकदम ज़बरदस्त वाला कोर्स है, आप एक बार उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखिए। तो ए और बी मिलके 36 दिन में 180 काम करता है। तो 36 दिन में 180 काम करता है, तो हर दिन कितना काम? बोलेंगे सर 36 × 180। 60 दिन में 180 काम, तो हर दिन 3 काम, 6 × 18 180। 45 दिन में 180 काम, तो हर दिन में 4 काम, हर दिन 4 काम। अब आप ध्यान दीजिए, आदमी तो यहाँ 3 ही है ना भाई, ए, बी और सी, 3 ही लोग हैं, लेकिन इनका ग्रुप बन गया है ए, बी, बी, सी, ए। मतलब एक आदमी रिपीट है 2 बार। देखिए ए 2 बार है, बी भी हमारा 2 बार है और सी भी हमारा 2 बार है। ठीक है, तो भाई ये जो 5, 3, 8 और 4, 12, एक दिन में कितना काम हो रहा है? तो एक दिन में 12 काम हो रहा है। तो क्या 12 काम 3 लोग मिलके कर रहे हैं? नहीं, 12 काम 3 लोगों का ग्रुप बन गया है, मतलब 6 लोग मिलके काम कर रहा है। मतलब ए का 2 बार काम है, बी का भी 2 बार काम है और सी का भी 2 बार काम है। तो अगर हम 12 को 2 से भागा दे दे तो कितना आया? 6। इसका मतलब ए, बी और सी तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करेंगे। तो ये जो 6, यहीं पे आप फंसेंगे कि यहाँ 12 को 2 से भागा देना होगा। क्यों? क्योंकि ए का 2 बार का काम जुड़ा हुआ है, बी का 2 बार का, तो इसको 1 बार का काम लाना होगा। ठीक है, तो इसीलिए इनको 2 से भागा दे दिए। अब क्या बचा? 6। तो ए, बी, सी मिलके हर दिन कितना काम? 6 काम। कहता है कि ए अकेला कितना दिन लेगा। देखिए अगर हम ए, बी, सी में, देखिए ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो है हर दिन 6 काम करता है। अगर हम ए, बी, सी में बी और सी को हटा दें तो कौन बचेगा? ए बचेगा। देखिए बी और सी मिलके हर दिन कितना काम करता है? 3 काम करता है। बी और सी हर दिन कितना काम करता है? 3 काम करता है। इसका मतलब ए भी हर दिन कितना काम करता है जी? 3 काम करता है। अगर ए अकेला 180 काम करेगा, तो कितना दिन लेगा? जबकि वो हर दिन 3 काम करता है, तो 180 भागा 3, 180 भागा 3, 3 छक्के 18, 60 दिन लेगा। कितना दिन लेगा मेरे दोस्त? 60 दिन लेगा। और 60 डेज हमारा क्या हो जाएगा? 60 दिन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
एकदम मस्त मस्त वाला सवाल था कि नहीं भाई। देखो सवाल सवाल होता है, चाहे वो मुश्किल हो चाहे आसान हो। अगर आपके पास कंसेप्ट है, अगर आपका बेस मजबूत है, तो आप हर एक सवाल को आसानी से तोड़ सकते हैं, आपको सब कुछ ईजी लगेगा। लेकिन आपका बेस मजबूत नहीं है तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, ठीक है। सवाल का स्लाइड है, हाथ से लिखा वो सवाल को हल्के में ना लें, कंटेंट जबरदस्त है, ठीक है। आप समझिए चीज़ों को पहले, ठीक है भाई। देखो भाई, कहता है कि स्वयं अपने कक्ष के चारों ओर घूमने में पृथ्वी 24 घंटे लेती है। आपको लगा होगा कि ज्योग्राफी का सवाल है, नहीं, मैथ का सवाल है। स्वयं अपने कक्ष के चारों ओर घूमने में पृथ्वी 24 घंटे लेती है। 24 घंटा में धरती जो है एक चक्कर मार लेती है। कहता है कि 8 घंटा 24 मिनट में, 8 घंटा 24 मिनट में यह किस कोण से घूमेगी। 8 घंटा 24 मिनट में यह किस कोण से घूमेगी। एक बात बताइए, धरती क्या है, सर्कल जैसा है, ठीक है, सर्कल मान लो। सर्कल जब एक चक्कर लगाएगा मतलब वो 360 डिग्री घूमेगा, बोलो हाँ कि ना। सर्कल जब एक चक्कर लगाएगा तो वो 360 डिग्री घूमेगा, तो वह धरती भी तो 360 डिग्री घूमेगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो 24 घंटा में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है तो 1 घंटा में कितना डिग्री भाई, आप कहेंगे सर 360 डिग्री बटा 24, इतना डिग्री वो 1 घंटा में घूमेगी। तो 8 घंटा 24 मिनट, तो भाई 8 घंटा तो ठीक है, तो 24 मिनट को घंटा में बदल लो, या तो आप 24 मिनट को घंटा में बदल लो, या तो पूरे सवाल को आप मिनट में चेंज कर दो। कैलकुलेशन किस में आसान है, मैं कहूँगा कि भाई मेरे घंटा में बदलना आसान है। तो 8 घंटा तो अपने पास है। अब जिनको मिनट को घंटा में बदलना नहीं आता है उनके लिए देखिए छोटा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दीजिए, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 24 बट्टा 60 घंटा हो गया। अब जब इसको काटेंगे तो 12 दूना 24 और 12 पचे 60, मतलब 2 बट्टा 5 घंटा हो गया। तो 2 बट्टा 5 घंटा और 8 घंटा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 पचे 40 और 2 42 बट्टा 5 घंटा, 42 बट्टा 5 घंटा। ये काम ना आपको भरभली करना चाहिए, भरभली एकदम जुबान से जोड़ के फेंक दीजिए, एकदम एग्जामिनर के मुंह पे मारिए आंसर, एकदम मुंह पे आंसर ले भाई आंसर मेरा, ठीक है। तो 8 घंटा 24 मिनट का मतलब हुआ 42 बट्टा 5 घंटा। तो मेरे भाई अगर 24 घंटा में 360 डिग्री घूमता है तो 1 घंटा में 360 डिग्री बट्टा 24, तो 42 बट्टा 5 घंटा में, तो इसको 42 बटा 5 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, तो 24 से 360, 24 से कम 24 और 24 पच्चे 120, 15 बार में, और 5 तिया 15 और 42 तिया 126 डिग्री का कोण बनाएगा धरती 8 घंटा 24 मिनट पे। यही आपसे पूछा है, 126 डिग्री इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, सवाल को हल्के में ना ले, ठीक है। इस सवाल पे आइए, कहता है कि राम, श्याम और गणेश ने क्रमशः 15, 10 और 2 के अनुपात में पूंजी लगाया। राम लगाया 15, तो श्याम लगाया 10, तो गणेश लगाया 2 रुपया। ऐसे लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 13,500 रुपया है। वो लोग एक धंधा शुरू किया और 1 साल के लास्ट में उनका जो टोटल प्रॉफिट था वो 13,500 रुपया था। तो राम और गणेश द्वारा प्राप्त राशि और राम और श्याम द्वारा प्राप्त राशि के बीच अनुपात क्या है। क्वेश्चन आपको अमाउंट दे के बेवकूफ़ बना रहा है, अमाउंट का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, जब आपको कंसेप्ट मालूम रहेगा तो। कहता है कि राम और गणेश का जो लाभ है, राम और गणेश को जो पैसा मिला वो पैसा राम और श्याम का जो पैसा है, राम और श्याम का जो पैसा है, इनके बीच क्या अनुपात है, इनके बीच क्या अनुपात है। तो पार्टनरशिप का सवाल है और पार्टनरशिप का एक कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूँ, समझिएगा। जिस अनुपात में आप पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में आपको लाभ मिलेगा। जिस अनुपात में आप पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में आपको लाभ मिलेगा।
फिर से समझिए, जिस अनुपात में आप पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में अब आप जो है लाभ का हिस्सेदारी होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप और हम जो है एक धंधा स्टार्ट किए, ठीक है, हम लगाएं 10,000, आप लगाएं 50,000, और हम लगाएं 10,000, आप लगाएं 50,000, और एक साल के लास्ट में जो है लाभ हुआ 20,000 रुपया, तो क्या हम लोग लाभ को आधा आधा बांट लेंगे? नहीं, बोलेंगे सर आप ही पढ़ाए हैं, लाभ को आधा आधा कैसे बांटे? आप लगाए हैं 10, हम लगाए हैं 50, मतलब आप लगाए हैं 1 रुपया तो हम लगाए हैं 5 रुपया। इसका मतलब लाभ में भी हम 1 रुपया, आप लीजिएगा 1 रुपया तो हम लेंगे 5 रुपया। बात समझे? इसी कंसेप्ट से ये सवाल आपका गया काम से। कहता है कि राम, श्याम और गणेश का जो पूंजी का अनुपात है वो क्या है। देखिए आप समझिए इस बात को, ठीक है। एग्जामिनर सवाल ऐसे नहीं सेट करता है, ऐसे नहीं आप दरोगा बन जाइएगा, ऐसे नहीं आपका झारखंड सचिवालय निकल जाएगा, कुछ तो स्पेशल काम करना होगा आपको, ठीक है। तो जी राम, तो R फॉर राम अनुपात S फॉर श्याम अनुपात G फॉर गणेश, इनका जो पैसा का अनुपात है, अगर राम 15 रुपया लगाया है तो श्याम 10 रुपया लगाया है और गणेश 2 रुपया लगाया है, ठीक है। तो जिस अनुपात में ये पैसा लगाया है उसी अनुपात में लाभ मिलेगा। तो कहता है कि राम और गणेश द्वारा प्राप्त, देखो राम और गणेश, तो राम लगाया है 15 और गणेश लगाया है 2, तो राम को 15 मिलेगा और गणेश को 2 मिलेगा। कहता है कि राम और गणेश द्वारा प्राप्त राशि, तो भैया राम 15 लेगा तो गणेश 2 लेगा, दोनों मिला के कितना लेगा? 17 रुपया लेगा, ठीक है। कहता है राम और श्याम द्वारा प्राप्त राशि, राम और श्याम, देखिए राम कितना लगाया है? 15, श्याम कितना लगाया है? 10, तो दोनों का 15 और 10 25, ये देखिए यही आपका क्या होगा मेरे दोस्त? आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। मतलब इनका प्रॉफिट का रेशियो 17:25, राम और गणेश मिला के 17 रुपया लेगा तो राम और श्याम मिला के 25 रुपया लेगा, यही इसका उत्तर था 17:25। इधर लिख देते हैं 17:25 यहाँ और गोल कर दें, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया। आइए चौथा नंबर सवाल पे, मतलब इस स्लाइड का चौथा नंबर सवाल कहता है कि यदि 4 का पावर 3n-1 बराबर 1/16 का पावर n-3 हो तो n का वैल्यू क्या है। क्या बोला है भाई कि 4 का जो पावर है ना, 4 का जो पावर है वो 3n-1 है और 1/16 का पावर n-1 है। तो क्या आपको घातांक और करनी का एक रूल मालूम है? क्या मालूम है? अगर n स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं n स्क्वायर को क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, n स्क्वायर है। लेकिन अगर इसको बट्टा में लिखना है, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आप ऐसे समझिए कि अगर a का पावर -2 है तो हम इसको 1 पॉजिटिव में a स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी कंसेप्ट पे ये सवाल आपका बन जाएगा, देखिए बन जाएगा। तो 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं? कहेंगे सर 16 का पावर -n-3 हो जाएगा, 16 का पावर -n-3 हो जाएगा। अब देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं? बोलेंगे सर 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये इधर मेरा 4 का पावर 3n-1 है बराबर 16 को हम क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर 2 और 2 इससे हमारा क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। घातांक और करने का दूसरा नियम कि जब बेस बराबर हो तो पावर भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब 3n-1 इक्वल टू ये वाला भाग, तो हम लिखेंगे 3n-1 बराबर -2 से ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो माइनस का 2n और प्लस का 3 दूना 6। अब -2n को इधर ले आइए तो 5n और 1 उधर जाके +7, तो n बराबर 7/5 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या मिला मेरे दोस्त? 7/5 मिला n का वैल्यू। चीज़ आपको समझ में आया? एकदम आसान सवाल है, एकदम मस्त वाला सवाल है। लास्ट वाला सवाल पे बढ़ते हैं इस स्लाइड का
आखिरी सवाल पे बढ़ते हैं। देखो एकदम तरीका से आपको बता रहे भाई, वीडियो को पूरा देखो, रिक्वेस्ट है हमारा, फ़ायदा अल्टीमेट आप ही को होगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का प्रैक्टिस झारखंड में कोई नहीं करवा रहा है। भले सब 2, 4, 10 सवाल जैसे तैसे लेके करवा दे रहे हैं, लेकिन अच्छे अच्छे सवालों का सीरीज़ लगाना आसान काम नहीं है, और आप लगाइए, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि एक दशक में शहर, एक दशक में, देखिए दशक और इंग्लिश में कहता है डिकेड। दशक मतलब 10 साल, डिकेड मतलब 10 साल, 10 ईयर। कहता है कि एक दशक में शहर की जनसंख्या 3,50,000, 3.5 लाख से बढ़कर 5,25,000, 5,25,000 हो जाती है, तो प्रति वर्ष औसत वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? एकदम आसान सवाल है। देखिए शहर का जनसंख्या आज हमारा है 3,50,000, 3,50,000, और 10 साल बाद, दशक मतलब 10 साल बाद ये हो जाएगा 5,25,000, 5,25,000। तो एक बात बताइए, 10 साल में कितना बढ़ा? आप बोलेंगे सर 3.5 लाख से हो गया 5,25,000, मतलब मेरा बढ़ गया 1.5 लाख, 1,75,000। कितना बढ़ गया? 1,75,000 जनसंख्या बढ़ गया, 1,75,000 जनसंख्या क्या हो गया? बढ़ गया। तो 10 साल में ना बढ़ा जी 1,75,000। अब देखिए 3.5 लाख से 10 साल में 1,75,000 बढ़ गया, तो क्या 3.5 लाख का 1,75,000 आधा नहीं है? मतलब भैया कि 10 साल में जो वृद्धि हुआ वो हो गया 50%। देखिए तो 3.5 लाख का आधा कितना? 1,75,000। तो 10 साल में कितना वृद्धि हुआ? 50%। तो पूछा है कि प्रति वर्ष हर साल अगर 10 साल में 50% हुआ, इसका मतलब हर साल कितना का ग्रोथ हुआ? 5% का ग्रोथ हुआ जनसंख्या में। और यही 5% इस सवाल का क्या था मेरे दोस्त? आंसर था। यही क्या था? आंसर था। तो मैंने आपको 10 बढ़िया सवाल झारखंड दरोगा के पेपर में आया हुआ, जो शिफ्ट का 10 बढ़िया सवाल था जिसमें लोग समय दे सकते थे, उन्हीं सवालों को मैंने आपके सामने आज डिस्कस किया। उम्मीद हम यही रखेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और एक एक सवाल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और भाई जाते जाते एक बात वही रहेगा मेरा कि अगर आपको लगता है कि आपको मैथ में परेशानी है, तो आप 399 का कोर्स जो है हम लोगों का मैथ्स का 399 का जो कोर्स है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। सारा डिटेल आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऐप का लिंक भी आपका कमेंट में पिन है और हर जगह है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपका दिया हुआ है। तो भैया आप ये 399 वाला कोर्स को एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।